हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोन एंगल। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन एंगल। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बोन एंगल को। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें बोन एंगल नोन है तो हम बोन एंगल की हेल्प से उन किन किन की चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, बोन एंगल को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, BCl3। BCl3 में जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,3। तो इसके आउटर शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि वो 3 क्लोरीन शेयर कर रहे हैं। यहां से हमने 3 क्लोरीन जोड़ के दिखा दिए। तो ये जो दोनों एटम है जिस एंगल से एक दूसरे से अलग होंगे वही कहलाएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल। तो हम बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन कह देते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है उस एटम से जो अटैच एटम होते हैं उन एटम के जो बीच का बॉन्ड एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पे बात की जाए कि कितना बॉन्ड एंगल होगा, तो टोटल एंगल तो होता है 360 डिग्री और वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो इस शेप में जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 120 डिग्री। ऐसे ही अगर एग्जांपल लूं, BeCl2 दो जोड़ने हैं और ये इस तरह से जुड़ जाएंगे Cl तो सेंट्रल एटम से अटैच जो एटम होंगे इनके बीच का जो एंगल होगा वही तो बॉन्ड एंगल बताया मैंने। तो इनके बीच का एंगल यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर एंगल है 180 डिग्री। ओके, तो इस तरह से जुड़े हैं तो लीनियर एंगल होगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो हम कह देंगे सेंट्रल एटम से अटैच जो एटम है उन एटम के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाएगा बॉन्ड एंगल, और एंगल है तो डिग्री में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the bond angle between two nearest atoms joining to a central atom of a molecule is known as bond angle। जो central atom के बराबर बराबर वाले जो nearby atom होंगे वो जो उनके बीच में जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा बॉन्ड एंगल। इसे हम डिग्री में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल डज नॉट मैटर ड्यू टू लीनियर शेप। डायटोमिक है, जैसे क्लोरीन है Cl2, तो Cl ऐसे जुड़े होंगे, इसमें तो कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं, दो है तो दोनों के बीच में तो कोई बॉन्ड एंगल मैटर करेगा नहीं। पर अगर ट्रायटोमिक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था BeCl2, तो वहां से बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायटोमिक तक कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा। ठीक है, but in triatomic or in polyatomic molecule it plays important role in determination of structure of molecule। but जब triatomic आएंगे या फिर polyatomic आएंगे तब बॉन्ड एंगल का एक अपना रोल होगा और वो स्टार्ट करेगा स्ट्रक्चर को पता करना। अगर हमें बॉन्ड एंगल पता होगा तो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे बॉन्ड एंगल इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप समझो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एल्काइन वालों में C2H2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होती है sp, और फिर आए जरा C2H4 इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एल्कीन वाले में sp2, और नेक्स्ट इज द C2H6 एल्केन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है sp3। तो हमें दो जोड़ने हैं इस तरह से, C इस तरह से आ गया, ये इस तरह से तो होगी इसकी शेप। तो इस वाले में अगर हम एंगल देखें sp वाले में, तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हमें क्या करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 जोड़ने हैं ना, तो 3 कैसे जुड़ते हैं इस तरह से और इस तरह से। तो ये इस तरह नहीं आ रही ट्राइगोनल प्लेनर शेप जिसमें एंगल कितना होता है 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्केन की तो इस तरह से आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होगा वो 09 डिग्री 28 मिनट।
ठीक है। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन नॉन है तो हम बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करती है। अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, एंड अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन वेरी करने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी वेरी करता है। तो देख ले जरा, इफ वी known the hybridization of atom we can predict its bond angle। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगी तो बॉन्ड एंगल हम बता सकेंगे। वही बताया, एल्काइन है, sp है 180 डिग्री, फिर 120, 10 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्या होते हैं लोन पेयर? जो शेयरिंग में यूज नहीं होते, जो शेयरिंग में यूज नहीं होते वो लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज्यादा उनमें आपस में रिपल्शन होगा। हम ये थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि जितने ज्यादा लोन पेयर होते हैं उतना ही ज्यादा उनमें रिपल्शन होता है। अब आप जरा ऐसे समझे, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ H2O का। H2O की शेप होती है इस तरह से, और इसमें यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर में आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी है रिपल्शन। तो इनमें आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन, और जब इनमें रिपल्शन तो इनमें भी रिपल्शन आएगा। तो जब इनमें रिपल्शन आएगा आपस में, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इनको अपने से दूर भगाएंगे। तो इनके दूर भगाने की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही तो है और यहाँ पे भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से दूर भगाएंगे एक दूसरे को, तो इसका क्या होगा कि ये अपने से दूर भगा रहे हैं रिपल्शन की वजह से। तो जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। एक दूसरे के पास आने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो हम कह देंगे जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम इज द लोन पेयर, मिनिमम विल बी द बॉन्ड एंगल, उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा। दैट मींस लोन पेयर और बॉन्ड एंगल आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। If lone pair are present on central atom, then bond angle reduce। अगर जितने ज्यादा लोन पेयर तो उतना कम बॉन्ड एंगल। तो हमने दिखा दिया इनवर्स प्रोपोर्शनल। एग्जांपल दिखाया, एक लोन पेयर था तो 107 डिग्री, दो लोन पेयर आ गए तो और कम हो गया 104 डिग्री, और अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो इन सबसे ज्यादा है 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट करती है बॉन्ड एंगल को। अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने का क्या मतलब है कि वो चीजों को अपने पास खींच रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप नाइट्रोजन से एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की। तो नाइट्रोजन इन सभी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और नाइट्रोजन पे खुद भी लोन पेयर है, तो जब ये इन सबके इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा और इनमें खुद भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो नाइट्रोजन के इतना पास आ जाएंगे तो अब उनमें आपस में रिपल्शन भी तो होने लगेगा। इसके भी इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके भी चले गए, इसके भी चले गए, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए यहाँ पे क्या होगा, और वो पास पास भी आ गए, जितना पास पास आ जाएंगे ये एटम, इनमें उतना ही ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। तो हम कह देंगे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम होगा, वो उतना ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो एटम है ये भी पास पास आ जाएंगे, और ये भी आपस में अपने जो नेबरहुड वाले जो एटम है उनको रिपल्शन करने लगेंगे, और रिपल्शन करने की वजह से क्या होगा, जो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। तो हम कह देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। देखते हैं, as electronegativity increase, bond angle increase because bond pair of electron come closer and repel each other। क्योंकि bond pair जो है वो काफी पास आ जाएंगे और रिपल्शन करेंगे। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एक ग्रुप के ले लिए और नीचे को चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, और नीचे को जैसे जैसे चलते जाएंगे कम होती जाएगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन वाले में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सबसे ज्यादा है। फिर इसका और कम, इसका और कम, इसका सबसे कम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा जब अपने पास उन्हें खींच कर रखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, हमारे पास क्या क्या यूजेस हो सकते हैं बॉन्ड एंगल के, कि अगर हमें बॉन्ड एंगल पता है तो हम किन किन चीजों को पता कर सकते हैं। तो देखते हैं बॉन्ड एंगल की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। डिटरमाइन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हमें बॉन्ड एंगल पता है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि कौन सी शेप होगी या कौन सी ज्योमेट्री होगी या फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे अभी बताया था एसपी वाला है तो 180 डिग्री, तो अगर 180 डिग्री दिया है तो आपको क्लियर है कि वो एसपी वाला होगा। हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना आसान होता है, शेप एंड ज्योमेट्री पता लगाना आसान होता है। नेक्स्ट इज द इट डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर आपको पता है कि sp वाली हाइब्रिडाइजेशन या sp2 है या sp3 है तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हमें शेप का, ज्योमेट्री का और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी का भी आइडिया दे देता है। और डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, और हमें स्टेबिलिटी के बारे में भी आइडिया हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा अगर रिपल्शन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल पड़ेगा। और रिपल्शन का मतलब क्या है कि चीजें स्टेबल नहीं होगी, तो स्टेबिलिटी का आइडिया देता है, हाइब्रिडाइजेशन का देता है, ज्योमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सब इसके यूजेस में आ जाएंगे। ओके, आप सभी को समझ आ गया होगा बॉन्ड एंगल, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल and uses of bond angle. Okay, thank you for watching. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.